वेलकम बैक टू माय चैनल परमानेंट संदीप। मैं एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ मिसू बिकम रॉक स्टार का पार्ट 7। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक इंट्रो के बाद में। देखा कि मिसू की लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। टोक्यो कॉन्सर्ट में उसके गिटार के परफॉर्मेंस ने पूरा स्टेडियम हिला दिया था और अगले ही दिन पूरा स्कूल उसको मिस्टीरियस गिटारिस्ट के नाम से पहचानने लगा था। घर पर भी सबको उसके कॉन्सर्ट के बारे में पता चल गया था और उसके पेरेंट्स उस पर गर्व फील करने लगे थे। स्कूल में भी स्टूडेंट उसको साथ फोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाने लगे थे। भी उसको ढूंढते ढूंढते स्कूल तक पहुंच गए थे। विश्व को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। लंच ब्रेक में कुछ लड़के भी उसके पास आई थी, लेकिन सुमरे और हिनाटा ने उनसे वहां से भेज दिया। उसी वक्त विश्व ने एक अजीब ब्लैक कैप वाला आदमी देखा जो उसको दूर से घूर रहा था। स्कूल के बाद विश्व, सुमरे, रियो, हिनाटा, इमली और रिका पीछे वाले गेट से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी अखबार वाले पहुंच जाते हैं और सबको भागना पड़ता है। भागते भागते हुए विश्व को एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है, अब असली खेल शुरू होगा। बाद में वही ब्लैक कैप वाला आदमी उनके पास वाली गली में भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। उनको स्टेशन के पास विश्व और सुमरे को एक और मैसेज मिलता है जिसमें उन दोनों की हिडन फोटो होती है। तब विश्व को समझ आ जाता है कि कोई उन पर नजर रखा हुआ है। विश्व और सुमरे दोनों कुछ सेकंड तक चुप रह जाते हैं। रोड पर लोग नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन दोनों के दिमाग में सिर्फ वही फोटो घूम रही थी। सुमरे फोन को ध्यान से देखकर बोलती है, ये फोटो स्कूल की पीछे वाली गली की है। विश्व का फेस सीरियस हो जाता है, मतलब कोई हमारे बहुत पास था। हवा थोड़ी तेज चल रही थी और स्टेशन के ऊपर लगे स्क्रीन पर अभी भी कॉन्सर्ट की न्यूज चल रही थी, लेकिन विश्व को ध्यान कहीं और था। मैसेज आता है, से पहुंच गए क्या? विश्व जल्दी से रिप्लाई करता है, हाँ। सुमरे धीरे से बोलती है, ये बात किसी को मत बताना। विश्व उसकी तरफ देखता है, तुम्हें लगता है कि वो आदमी डेंजरस है? सुमरे तुरंत जवाब नहीं देती, उसको भी कुछ अजीब फील हो रहा था। फिर वो बोलती है, जो बंदा छिपके फोटो भेज रहा है वो नॉर्मल तो नहीं हो सकता। स्टेशन के अंदर चलने लगते हैं, लेकिन विश्व बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे कोई अभी भी उन्हें देख रहा हो। स्कूल के गेट के बाहर अब पोस्टर लगे हुए थे, मिस्टीरियस 41 फैन क्लब। ये देखकर विश्व वही फ्रीज हो जाता है। लियो उसके शोल्डर पर हाथ रखकर हंसने लगता है, भाई तेरा फैन क्लब भी बन गया। हिनाटा भी हंसी रोक नहीं पाती, सीट पकड़ लेता है। वेरी नॉर्मल लाइफ ऑफिशियली खत्म हो गई। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, सब उसको देखने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट गिटार लेकर उसके पास आ जाते हैं। विश्व अभी भी सिखाओ, एक लड़का एक्साइटमेंट में बोलता है। दूसरा लड़का बोलता है, कल वाला स्लो फिर बजाओ। टीचर को क्लास शुरू करने में मुश्किल हो रही थी। तभी स्कूल स्पीकर में अनाउंस होती है, तो प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। पूरी क्लास वो करने लगती है। विश्व टेंशन में ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। उसको लग रहा था कि शायद स्कूल उसको मीडिया प्रॉब्लम की वजह से वार्निंग देगा, लेकिन ऑफिस के अंदर जाते ही उसका शक और बढ़ जाता है। एक आदमी बैठा था ब्लैक सूट में, उसके बगल में एक बड़ा गिटार केस रखा हुआ था। प्रिंसिपल स्माइल करते हुए बोलते हैं, विश्व ये टोक्यो म्यूजिक एजेंसी से आए हैं। खड़ा होता है और विश्व की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है। मेरा नाम यामाटो है। विश्व धीरे से उसे हाथ मिलाता है। यामाटो स्माइल करते हुए बोलते हैं, कल रात मैंने तुम्हारा कॉन्सर्ट देखा, इम्प्रेसिव। प्रिंसिपल प्राउड बोलते हैं, स्कूल का स्टूडेंट है। विश्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब क्राउड अपना ब्रीफ केस खोलता है, कुछ पेपर बाहर निकालता है। मैं तुम्हें ऑफिशियली म्यूजिक वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ। विश्व का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या? यामाटो धीरे से आवाज में बोलता है, टैलेंट है और टैलेंट को स्टेज पर होना चाहिए। विश्व के दिमाग में सब घूमने लगता है। कॉन्सर्ट के बाद सब ऑलरेडी क्रेजी हो गया था और अब एक म्यूजिक उसको ऑफर दे रही थी। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और रेयो
अंदर घुस आता है। मित्सु मैंने सुना। उसकी नजर यामाटो पर पड़ती है और वो तुरंत चुप हो जाता है। ओ प्रिंसिपल घूर के बोलते हैं। लॉक करके अंदर आते हैं। रियो ऑकवर्ड सी हंसी देता है। रियो को देखकर बोलता है, तुम ड्रमर हो ना? रियो तुरंत क्राउड प्रेस बनाता है। यस सर। क्राउड स्माइल करता है। इंटरेस्टिंग। मित्सु को लग रहा था कि जैसे उसकी लाइफ रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। वो चेयर पर बैठकर मित्सु को ध्यान से देख रहा था। मैं सीधी बात करता हूँ, वो बोलता है, तुम्हारे अंदर स्टार बनने का टैलेंट है। मित्सु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। खड़ा एक्साइटमेंट कंट्रोल ही कर पा रहा था। ब्रो ये तो बहुत बड़ा है। प्रिंसिपल खुश होकर सिर हिला देते हैं। यामाटो टेबल पर एक फाइल रखता है। अगले महीने टोक्यो में एक बड़ा लाइव शो होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें परफॉर्म करो। मित्सु का दिल और तेज धड़कने लगता है। इतने बड़े शो में? यामाटो स्माइल करता है। कल के कॉन्सर्ट के बाद पूरा इंटरनेट तुम्हारी बात कर रहा है। तभी ऑफिस के बाहर से आवाज आती है। मित्सु, सुब्रे, हिनाता, इमली और इका डोर के पास खड़ी झांक रही थी। प्रिंसिपल का फेस तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाता है। ये ऑफिस है, मार्केट नहीं। चारों सीधा होकर सॉरी सर बोलती हैं। रियो हंसने लगता है। यामाटो सबको देखकर बोलता है, लगता है तुम्हारी टीम इंटरेस्टिंग है। मित्सु अभी भी शौक में था। कल तक वो नॉर्मल स्टूडेंट था और आज उसको बड़े स्टेज का ऑफर मिल रहा था। लेकिन उसके दिमाग में फिर वही ब्लैक कैप वाला आदमी घूमने लगता है। पूरा ग्रुप स्कूल की छत पर जमा होती है। रियो एक्साइटमेंट में इधर उधर घूम रहा था। भाई सोचो, बड़े लाइव शो में परफॉर्म करेंगे। इमली भी खुश थी। ये तो एनुअल सीन लग रही है। इका सैंडविच खाते हुए बोलती है, बस हमें फ्री पास मिलने चाहिए। मित्सु रेलिंग के पास खड़ा शहर की तरफ देख रहा था। सुब्रे उसके साइड में आकर खड़ी होती है। तो खुश नहीं लग रहे? बोलता है, सब बहुत जल्दी हो रहा है। सुब्रे उसकी तरफ देखती है। डर लग रहा है? मित्सु थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, स्टेज से नहीं, उस अलर्ट पर्सन से। रियो भी सीरियस हो जाता है। वो मैसेज वाला सीन नॉर्मल नहीं है। तभी हिनाता अचानक से बोलती है, वैसे एक बात नोटिस की? सब उसकी तरफ देखते हैं। कल से सुब्रे और मित्सु आसपास कुछ ज्यादा ही रह रहे हैं। अगले सेकंड इमली और इका ओ करने लगती है। सुब्रे का फेस पूरा लाल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं। मित्सु भी तुरंत बोलता है, हाँ सुब्रे ने सही कहा। रियो जोर से हंसने लगता है। तुम दोनों की टाइमिंग एकदम सेम है। सुब्रे गुस्से में रियो को घूरती है। सब हंसने लगते हैं। कुछ सेकंड के लिए माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन मित्सु को अभी भी लग रहा था जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा था। क्या हुआ? हिनाता तुरंत पूछती है। मित्सु बिना कुछ बोले अपना फोन सबको दिखाता है। फोटो देखते ही रियो का स्माइल गायब हो जाता है। ये बंदा पागल है। इमली टेंशन में बोलती है, मतलब वो अभी भी हमारे आसपास है। मित्सु तुरंत रोड की तरफ देखने लगता है। एक कार अब तक दूर जा चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कहीं सुब्रे खतरे में तो नहीं। रियो बोलता है, कॉल कर उसको। मित्सु जल्दी से फोन लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। नेटवर्क इशू। मित्सु के हाथ टाइट हो जाते हैं। तभी रोड के दूसरे साइड उसको एक ब्लैक कैप दिखाई देता है। वही आदमी भीड़ के बीच से खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। मित्सु बिना सोचे रोड क्रॉस करके उसकी तरफ भागता है। मित्सु रुको! रियो पीछे से चिल्लाता है। कार ब्रेक मारने लगती है और लोग साइड हटने लगते हैं। ब्लैक कैप वाला आदमी मुड़कर चलने लगता है। मित्सु उसके पीछे फुल स्पीड में भाग रहा था। अंदर घुसते ही वो आदमी अचानक से रुक जाता है। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो आदमी धीरे से बोलता है, तुम एक्सपेक्टेड से ज्यादा फास्ट निकले। उसकी आवाज बहुत शांत थी। मित्सु गुस्से में बोलता है, तुम हो कौन? मित्सु अपने रूम में बेड पर बैठा था। वही ब्लैक कैप को घूर रहा था। नीचे टीवी की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसके दिमाग में दिन भर की सारी बातें घूम रही थी। यामाटो सर का ऑफर, अननोन मैसेज, ब्लैक कैप वाला आदमी और सुब्रे की फोटो। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। इस बार सुब्रे का मैसेज था।
मैं से घर पहुंच गई। ये पढ़कर मिसू थोड़ा रिलैक्स फील करता है और मैसेज आता है, वैसे तुम टेंशन में क्यों लगते हो। मैसेज पढ़ते ही मिसू का फेस देखने लायक हो जाता है। ये लड़की भी ना, वो धीरे से बोलता है। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है और उसका बॉडी फ्रीज हो जाता है। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर वही ब्लैक कैप वाला आदमी खड़ा था। रात की हवा में उसका कोट हिल रहा था। वो सीधे मिसू के रूम की तरफ देख रहा था। मिसू तुरंत खिड़की के पास भागता है। लेकिन अगले सेकंड वो आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। मिसू का हार्ट बीट और तेज हो जाता है और उसी वक्त उसके फोन पर एक और मैसेज आता है, रेडी हो जाओ रॉक स्टार, असली गेम अब शुरू होगा। सुबह मिसू जल्दी उठ जाता है, लेकिन उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान दिख रही थी। रात भर उसके दिमाग में वही ब्लैक कैप वाला आदमी घूम रहा था। वो बेड पर बैठा हुआ था, कल रात वाली सारी बातें याद कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वो आदमी गायब होने के बाद अपनी ब्लैक कैप वही छोड़ गया था। मिसू ने कैप को टेबल पर रखा हुआ था और उसको ध्यान से देख रहा था। कैप के अंदर एक छोटा सा सिल्वर निशान बना हुआ था, जो नॉर्मल लोगो जैसा नहीं लग रहा था। आखिर कौन? मिसू धीरे से बोलता है। नीचे से उसकी मॉम आवाज लगाती है, मिसू स्कूल नहीं जाना क्या? वो जल्दी से उस कैप को अपने बैग में रख लेता है और नीचे चला जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर भी उसका ध्यान कहीं और था। डैड न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलते हैं, आज फिर तुम्हारी फोटो फ्रंट पेज पर है। मिसू तुरंत न्यूज़पेपर देखता है। हेडलाइन थी, टोक्यो का न्यू रॉक स्टार। उसका फेस देखने लायक हो जाता है। हंस पड़ती है, अब तो तुम सच में फेमस हो गए। लेकिन मिसू के दिमाग में फेम नहीं, सिर्फ वो ब्लैक कैप चल रहा था। स्कूल पहुंचते ही रियो सीधा मिसू के पास आता है। कल रात के बाद नींद आई। मिसू बैग खोलकर उसको ब्लैक कैप दिखाता है। रियो का स्पाइस तुरंत गायब हो जाता है। ये उस बंदे की है। मिसू से हिला देता है। तभी डाटा, इबली और इका और सुब्रे भी उसके पास आ जाती है। सुब्रे कैप को देखकर सीरियस हो जाती है। ये जानबूझकर छोड़ी गई लग रही है। इबली कैप उल्टा करके देखती है। अंदर कुछ लिखा हुआ था। सब ध्यान से देखते हैं। कैप के अंदर व्हाइट इंक से एक नंबर लिखा हुआ था, 07। इका धीरे से बोलती है, कोई कोड लग रहा है। मिसू का दिमाग और कंफ्यूज हो जाता है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और सब क्लास की तरफ बढ़ने लगते हैं। कॉरिडोर में चलते वक्त सुब्रे मिसू के साइड में आकर धीरे से बोलती है, आज अकेले मत घूमना। मिसू उसकी तरफ देखता है। तुम्हें भी लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है? सुब्रे सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन उसके फेस से ही पूरा पता चल रहा था कि वो भी टेंशन में है। ब्रेक में मिसू और उसका ग्रुप स्कूल की छत पर बैठा था। आज सब यूजुअली कम मजाक कर रहे थे, सबके दिमाग में वही ब्लैक कैप और जियो से वही घूम रहा था। रियो चिप्स खाते हुए बोल रहा था, पूरा विलन वाली फीलिंग आ रही है। इमली तुरंत बोलती है, प्लीज ऐसा मत बोलो। इरादा रेलिंग के बाद बैठी शहर की तरफ देख रही थी। जो भी है वो मिसू को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। तभी नीचे स्कूल के ग्राउंड में शोर मचने लगता है। कई स्टूडेंट एक्साइटमेंट में भागते हुए अंदर आ रहे थे। इका पूछती है, एक लड़का भागते हुए बोलता है, म्यूजिक एजेंसी वाले आए हैं। अगले सेकंड पूरा स्कूल फिर से एक्साइटमेंट से भर जाता है। सबको लग रहा था कि शायद मिसू का नया लाइव शो लॉन्च होने वाला है। रियो बोलता है, भाई अब तो तू सच में सेलिब्रिटी हो। मिसू हल्का सा स्माइल करता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी टेंशन चल रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर से एक और मैसेज आता है। वो सिर्फ शुरुआत है। मैसेज पढ़ते ही मिसू सीरियस हो जाता है। सुब्रे उसका फेस देखकर समझ जाती है कि फिर उसी बंदे का मैसेज है। यामाटो फिर से मिसू से मिल जाता है। इस बार वो उसको स्कूल के म्यूजिक रूम में बुलाता है। रूम के अंदर गिटार और ड्रम रखे हुए थे। यामाटो एक गिटार उठाकर हल्का सा तेज बजाता है, फिर मिसू की तरफ देखता है। अंदर सिर्फ टैलेंट नहीं है, तुम्हारे म्यूजिक में फीलिंग्स है। मिसू चुपचाप सुन रहता है। यामाटो फिर से बोलता है, इसी वजह से लोग तुम्हारी तरफ खींच रहे हैं। मिसू को अचानक से कल वाले ब्लैक कैप वाले आदमी की बात याद आती है। तुम्हारे म्यूजिक में ताकत है। दोनों की बात ऑलमोस्ट सेम थी।
विशु का फेस सीरियस हो जाता है। बाटो सर, आपके यहाँ 0 से 1 के बारे में कुछ जानते हैं? या बाटो का हाथ 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, रुक के साइलेंस छा जाता है। विशु तुरंत नोटिस कर लेता है, आप जानते हो ना? या बाटो धीरे से गिटार नीचे रखता है, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? विशु जवाब देने ही वाला था कि अचानक से म्यूजिक रूम की लाइट ब्लिंक करने लगती है। अगले सेकंड ही पूरा रूम में अंधेरा हो जाता है। इमली बाहर से चिल्लाती है, लाइट चली गई क्या? डोर की तरफ मुड़ता है और रूम के कोने में उसको एक शैडो दिखाई देती है। अंधेरे रूम में सब कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। विशु की हार्ट बीट तेज हो जाता है। शैडो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। बाहर कॉरिडोर से स्टूडेंट की आवाज आ रही थी, लेकिन म्यूजिक रूम के अंदर अलग ही माहौल लग रहा था। विशु तुरंत बोलता है, कौन है? अगले सेकंड लाइट वापस आ जाती है। रूम एकदम नॉर्मल दिखने लगता है, लेकिन कोने में कोई नहीं था। यामाटो का फेस सीरियस था। वो सीधा दरवाजे की तरफ जाकर उसको बंद करता है। विशु, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तरफ देखने लगता है। यामाटो धीरे से बोलता है, तुम जिस चक्कर में फंस रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। विशु की टेंशन और बढ़ जाता है। ये 0 से 1 क्या है? यामाटो कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है, बहुत साल पहले एक सीक्रेट म्यूजिक ग्रुप था और उसके मेंबर को नंबर दिए जाते थे। विशु शौक पे उसको देखने लगता है और उसमें से एक मेंबर का नंबर था 0 से 1। रूम का माहौल और खतरनाक हो जाता है। बाहर से अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। विशु और यामाटो तुरंत डोर की तरफ देखते हैं और म्यूजिक रूम की छोटी सी ग्लास वाली खिड़की के बाहर वही ब्लैक कैप वाला आदमी खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। तो यामाटो तुरंत म्यूजिक रूम के दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं। कॉरिडोर में स्टूडेंट इधर उधर भागे जा रहे थे, लेकिन वो ब्लैक कैप वाला आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। विशु गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। अभी तो यही था। यामाटो का फेस बहुत सीरियस था। वो धीरे से बोलता है, उसने खुद को तुम्हारे सामने दिखाया, मतलब वो तुमसे डरा नहीं, वो तुम्हें वार्न कर रहा है। विशु कंफ्यूज उसकी तरफ देखता है। वार्निंग की इस बात की? यामाटो कुछ बोलने वाला था कि रियो, सुमरी, हिनाटा, इमली और रिका वहां पहुंच जाती है। रियो सांस छोड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुम लोग टेंशन में क्यों हो? विशु उन्हें जल्दी से ग्लास वाली सारी बातें बताता है। इमली का फेस तुरंत उतर जाता है। ये बंदा हॉरर मूवी का विलन लग रहा है। हिनाटा कॉरिडोर के दूसरे साइड देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि वो अभी भी स्कूल के अंदर ही है। सीधा यामाटो की तरफ देखती है और पूछती है, आप 0 से 1 के बारे में और क्या जानते हैं? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद फिर यामाटो धीरे से बोलता है, ये बात स्कूल में करने सेफ नहीं है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। विशु को पहली बार फील होता है कि ये मामला उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। को यामाटो सबको सिटी के पुराने म्यूजिक कैफे में ले चलता है। कैफे का नाम था ब्लू स्टेरिंग्स। वहाँ पुराने गिटार से दीवार पर लटके हुए थे। हल्की म्यूजिक चल रही थी। कैफे ऑलमोस्ट खाली था। सब एक कॉर्नर टेबल पर बैठ जाते हैं। यामाटो कुछ देर तक चुप रहता है, फिर बोलता है, बहुत साल पहले एक सीक्रेट म्यूजिक ग्रुप था जिसका नाम था पैंटम नोट। रियो तुरंत बोलता है, नाम तो डेंजरस लग रहा है। यामाटो इसको इग्नोर करके आगे बोलता है, ग्रुप में बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग म्यूजिक से ज्यादा पावर में इंटरेस्ट लेने लगे। विशु ध्यान से सुन रहा था। यामाटो टेबल पर उंगली से 0 से 1 लिखता है। हर मेंबर को एक नंबर दिया जाता था और सबसे डेंजरस नंबर था नंबर 0 से 1। इमली धीरे से बोलती है, डेंजरस मतलब? यामाटो का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसका म्यूजिक लोगों के इमोशन को कंट्रोल कर देता था। टेबल पर साइलेंस आ जाती है। तुरंत बोलती है, ये तो सुपर पावर जैसा लग रहा है। यामाटो सिर हिला देता है, इसीलिए पैंटम नोट को बंद कर दिया गया। सुमरेश धीरे से बोलती है, अब वो लोग वापस आ रहे हैं। यामाटो सीधा मिशु की तरफ देखता है। नहीं, मुझे लगता है कि वो स्पेशली मिशु के लिए आए हैं। मिशु का फेस सीरियस हो जाता है। मेरे लिए क्यों? यामाटो
गहरी सांस लेता है क्योंकि तुम्हारे गिटार बजाने का स्टाइल किसी और से मिलता है। रियो कंफ्यूज होकर बोलता है किससे। यामाटो जवाब देता है ओल्ड पैंटम नोट के लीडर से। सब शॉप में उसकी तरफ देखने लगते हैं। मित्सु तुरंत बोलता है लेकिन मेरा उन लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है। यामाटो सिर हिला देता है ये मुझे भी नहीं पता। तभी कैफे के बाहर से बाइक की आवाज सुनाई देती है। सुमरे का ध्यान तुरंत ग्लास की डोर की तरफ जाती है। के दूसरे साइड एक आदमी ब्लैक पुलिस पहनकर खड़ा था। उसका फेस अंधेरे में छुपा हुआ था। मिसेस सुमरे धीरे से बोलती है। सब उस डायरेक्शन में देखते हैं। वही आदमी अपना हाथ उठाता है और धीरे से एक ब्लैक कैप हवा में हिला देता है। मिसेस चेयर से उठ जाता है। ये वही है। वो कैफे के बाहर भागता है। रियो और बाकी सब भी उसके पीछे निकलते हैं, लेकिन रोड पर पहुंचते ही बाइक की तेज आवाज आती है और वो फुल स्पीड में रोड के आखिरी की तरफ निकल जाता है। मिस्सू उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में बाइक ट्रैफिक में गायब हो जाती है। मिस्सू गुस्से में मिट्टी टाइट कर लेता है। तभी उसके पैर पास कुछ गिरता है। वो नीचे देखता है। जमीन पर एक फोल्डेड पेपर पड़ा था। जल्दी से पेपर उठाता है। सब उसके आसपास जमा हो जाते हैं। पेपर के अंदर एक लाइन लिखी थी अगर सब जानना है तो कल रात 8 बजे स्काई बीच पर आना। नीचे सेम सिल्वर निशान बना हुआ था जो ब्लैक कैप के अंदर था। इमली तुरंत बोलती है हम वहां नहीं जाएंगे। इनाटा भी सीरियस होकर बोलती है ये किडनी कैप लग रहा है। लेकिन मिस्सू का फेस अलग ही था। नहीं मुझे जाना पड़ेगा। सुमरे तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है। रियो भी बोलता है ऑब्वियसली हम भी आएंगे। यामाटो कुछ सेकंड पेपर को देखता है फिर बोलता है स्काई बीच तो फाइनली उन्होंने मूव कर दिया। मिस्सू कंफ्यूज होकर पूछता है मतलब। यामाटो धीरे से बोलता है पैंटम नोट का लास्ट एक्सीडेंट वही हुआ था। और हैवी हो जाता है। बाहर हवा तेज चल रही थी। कैफे के गिलास हल्का सा वाइब्रेट कर रहे थे। ईका धीरे से बोलती है मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन मिस्सू के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी कल रात स्काई ब्रिज पर क्या होने वाला है। आपको घर लौटने के बाद भी मिस्सू को नींद नहीं आती। वो अपने रूम की लाइट्स बंद करके खिड़की के पास खड़ा सिटी की लाइट्स देख रहा था। बेड पर अभी भी वही फोल्डेड पेपर पड़ा हुआ था। कल रात 8 बजे स्काई बीच। उसका दिमाग पूरा उलझा हुआ था। नीचे रोड पर गाड़ियों की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके रूम में अजीब सा सन्नाटा था। तभी फोन वाइब्रेट करता है। ग्रुप चैट में रियो का मैसेज आता है कल जो भी हो सब साथ रहेंगे। इमली तुरंत रिप्लाई करती है प्लीज कोई मानना मत। इका लिखती है मुझे पहले से ही डर लग रहा है। मैसेज आता है टाइम पर पहुंचना। सबसे लास्ट में सुमरे का मैसेज दिखता है केयरफुल रहना। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। ये पढ़कर मिस्सू के होठों पर हल्की सी हंसी आ जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके रूम की लाइट्स एक बार झपकती है। मिस्सू तुरंत खिड़की की तरफ देखता है और सामने वाली बिल्डिंग की छत पर वही ब्लैक कैप वाला आदमी खड़ा था। उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थी। वो धीरे से अपना हाथ उठाता है और स्काई बीच के तरफ इशारा करता है। मिस्सू का गला सूख जाता है। अगले ही सेकंड वो आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। मिस्सू स्कूल पहुंचता है, लेकिन आज उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। टीचर बोर्ड पर लिख रहे थे और मिस्सू बस खिड़की के बाहर देख रहा था। सुमरे उसके बगल से पेपर है। आज भी उसी बंदे के बारे में सोच रहे हो। मिस्सू बिना मुड़े सिर हिला देता है। लंच ब्रेक होते ही सब छत पर जमा हो जाते हैं। आज मजाक कम और टेंशन ज्यादा थी। इंग्लिश जूस पकड़े हुए बोलती है मुझे अभी भी लग रहा है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इनाटा तुरंत बोलती है और बोलेंगे क्या। ब्लैक कैप पहनकर हमें घूर रहा है। रियो बीच में बोल पड़ता है वैसे ये मूवी होती तो मैं अब तक हीरो बन चुका होता। इका उसको घूर कर देखती है तू पहले भागना बंद कर। थोड़ी देर के लिए सब हंस पड़ती हैं, लेकिन मिस्सू चुप था। सुमरे उसके साइड में आकर खड़ी होती है। मिस्सू कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है पता नहीं बस
लग रहा है आज कुछ बड़ा होने वाला है। सुमरी उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। होते होते पूरा आसमान बादलों से भर जाता है। हवा भी तेज चलने लगती है। रात के 7:40 पर मिस्टर स्काई ब्रिज के पास पहुंचता है। ब्रिज के नीचे पानी की तेज आवाज आ रही थी और ऊपर स्ट्रिंग लाइट्स हल्की हल्की चमक रही थी। कुछ देर बाद रियो, नाटा, इमली, इका और सुंदे भी वहां आ जाते हैं। रियो इधर उधर देखते हुए बोलता है, ये जगह ऑलरेडी हॉरर मूवी की तरह लग रही है। रंग उसके पीछे चिपक जाती है। ऐसा मत बोलो। सुमरी ब्रिज के दूसरे साइड देखते हुए धीरे से बोलती है, अभी 8 बजने वाले हैं, सब ठीक हो जाते हैं। हवा और तेज चलने लगती है। मिसू अपनी पॉकेट में अपना हाथ टाइट कर लेता है। उसका हार्ट बीट और तेज होता जा रहा था। और फिर ब्रिज के दूसरे कोने पर एक शैडो दिखाई देती है। ब्लैक कोट, ब्लैक कैप, वही आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था। जब वो पास आ रहा था उतना ही सबकी सांसें रुक रही थी। स्ट्रिंग लाइट की रोशनी में उसका चेहरा अब थोड़ा सा दिख रहा था। वो ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, शायद मिस्टर से कुछ साल ही बड़ा होगा। वो उसने कुछ दूर रुक जाता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा चलने की आवाज सुनाई देती है। सब उससे घूर रहे थे। सबसे पहले मिस्टर बोलता है, तुम हो कौन? वो आदमी हल्का सा हंस देता है, फाइनली मिल ही गए। बोल पड़ता है, भाई ड्रामा बंद कर और नाम बता। वो आदमी धीरे से अपनी ब्लैक कैप उतारता है। उसके बाल हवा में हिलने लगते हैं। मेरा नाम रेन है। मिसू का चेहरा बदल जाता है। तुम हमें इतने दिनों से फॉलो क्यों कर रहे हो? रेन सीधा उसकी आंखों में देखता है, क्योंकि तुम्हें सच जानने का हक है। सुमरी एक कदम आगे बढ़कर बोलती है, कौन सा सच? रेन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, तुम्हारा म्यूजिक नॉर्मल नहीं है मिसू। देखते ही सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। रियो तुरंत बोलता है, भाई सीधा सीधा समझा। रेन ब्रिज के रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। नीचे पानी की आवाज और तेज लग रही थी। फैंटम नोट खत्म नहीं हुआ। वो बोलता है, वो लोग अब भी काम कर रहे हैं। मिसू का दिल जोर से धड़कने लगता है, और मेरा उनसे क्या कनेक्शन है? धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है जो उनके लीडर के अंदर थी। इमली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इका धीरे से बोलती है, ये सब सच में हो रहा है क्या? पॉकेट से एक पुरानी तस्वीर निकालता है और मिसू की तरफ बढ़ा देता है। मिसू फोटो पकड़कर देखने लगता है और उसकी आंख फैल जाती है। फोटो में एक पुराने म्यूजिक ग्रुप खड़ा था और उसके बीच में जो आदमी गिटार पकड़े हुए था वो बिल्कुल मिसू जैसा लग रहा था। कौन है? मिसू की आवाज कांप जाती है। रेन धीरे से बोलता है, ये फैंटम नोट का लीडर था। सुमरी भी फोटो को यहाँ से देखती है। ये सच में मिसू जैसा लग रहा है। रियो फोटो और मिसू के फेस को बार बार कंपेयर कर रहा था। भाई ये तो कॉपी पेस्ट लग रहा है। लेकिन मिसू के अंदर अजीब सी फीलिंग चल रही थी, जैसे उसने उस आदमी को कहीं देखा हो। रेन धीरे से बोलता है, उसका नाम अनादा था और वो अचानक से गायब हो गया था। तेज चलने लगती है। ब्रिज के ऊपर लगे लाइट्स एक बार ब्लिंक करता है। मिसू फोटो को टाइट पकड़ लेता है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? रेन उसकी तरफ देखता है, क्योंकि फैंटम नोट को पता चल गया है कि तुम वापस आ गए हो। ये सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। मिसू तुरंत बोलता है, वापस आ गए का क्या मतलब? मैं कोई अनाथा नहीं हूँ। रेन धीरे से सिर हिला देता है, शायद तुम्हें भी अभी तक सच नहीं पता। तभी ब्रिज के दूसरे साइड से कॉन्टोमो की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं और अंधेरे में कई स्टूडेंट्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। टू बी कंटिन्यू।